शुभ्रांश राय जी आपसे जाता है। 4.5 घंटों की बैठक और मंत्रियों को निर्देश के 9 साल का काम बताइए और अपनी नजर 2047 पर रखिए, यानी कि 25 साल का क्लियर विजन। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, जहां यूके, यूएस, जहां पर हमारे आर्थिक फ्यूजिटिव्स नीरव मोदी को वापस लाना हो, हर चीज पर क्लैरिटी है नरेंद्र मोदी की। और उधर विपक्ष के खेमे में कंफ्यूजन, केओस, वहां कह रहे हैं अखिलेश यादव जी हम सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, और कांग्रेस कह रही है 17-18 को हमारी बेंगलुरु में मीटिंग होगी, और जिसको आप मीटिंग में बुलाएंगे वो दूसरे अन्य पार्टियों से गले मिल रहे हैं, जैसे कल अखिलेश यादव केसीआर से मिले। शुभ्रांश राय जी, कुछ सुगबुगाहट, कुछ कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा? महाराष्ट्र की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। नविका जी, आज आपने अपने पैकेज में ना देश के साथ खूब मजाक किया फॉरेन पॉलिसी के नाम पे। 30 घंटे से ज्यादा हो गए अमेरिका में, वहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25,000 करोड़ रुपए का डिनर किया, वहां भारतीय दूतावास पे सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने हमला किया, आग लगाया। अभी तक प्रधानमंत्री खामोश, कोई उनका एक भी सिंगल बयान नहीं आया। 40-42 साल की विदेश नीति का तजुर्बा रखने वाले विदेश मंत्री भी खामोश, कोई तजुर्बा नहीं है। और ये वही खालिस्तानी है कि अमेरिका से पहले इन्होंने लंदन में भी हमारे दूतावास पे हमला किया था। पता नहीं प्रभु, मतलब सबको सत सत बार प्रणाम। ऐसी कौन सी विदेश नीति है कि हमारे कॉन्सुलेट पे हमला होता है? कॉन्सुलेट पे हमला का मतलब हमारे लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, और प्रधानमंत्री चुप है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब चुनाव आता है ना, 9.5 साल बीत गए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या, ये सब शाम को टेलीविजन पे चलेगा, क्योंकि देश में माहौल तो बनाना है ना। जो काम 9.25 सालों में नहीं कर पाए वो अगले 6-8 महीनों में उनसे वो भी नहीं होगा, लेकिन माहौल मेंटेन रखना है। ये गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की ये पॉलिसी है। और तीसरा जो आप बार बार एक जिक्र कर रही थी मैडम की, देखिए ऐसा है ना कि जब 2024 का चुनाव लड़ने नरेंद्र मोदी जाएंगे ना, तो 2 बड़ी बड़ी बातें होंगी जिस पे देश इनसे सवाल पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पुलवामा आज भी देश को याद है, डीएसपी देवेंद्र सिंह आज भी देश को याद है। और अभी तत्काल में जिसमें 291 लोग मरे, बालासोर का ट्रेन एक्सीडेंट, सीबीआई गई, एनआईए गया, सब गया, मस्जिद हुआ, मुसलमान पकड़ा गया, हो हल्ला मचाने के बाद फाइनली वहां पे रेलवे सेफ्टी कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को जिम्मेदार बताया गया है। तो देश आपसे पूछेगा, निश्चिंत रहिए। नंबर 1। नंबर 2, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए मैडम, 4 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट यूथ बेरोजगार हैं, और जब जाएंगे नरेंद्र मोदी जी चुनाव में तो वहां जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में एक डंपयार्ड है गाजीपुर, जहां पे पूरे दिल्ली की गंदगी को रखा जाता है, आज भारतीय जनता पार्टी को अपना हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से गाजीपुर डंपयार्ड पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी इस देश में भ्रष्ट नेता हैं या जितने भी बलात्कारी हैं, वो सब आकर भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो जाते हैं। तो आप विधायक और सांसद खरीद के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं। जनता बेरोजगार है, वो आपसे रोजगार मांगेगी। जनता आपसे महंगाई पे सवाल कर रही है। देश की बेटियां अपने आत्म स्वाभिमान पे आपसे सवाल कर रही हैं कि बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी क्यों संरक्षण दे रही है। और जिस फॉरेन पॉलिसी का आप जिक्र कर रही थी, शुभ्रांश राय जी, आपकी वंदे भारत निकलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन आपने जनता की जहां तक बात की, बहुत सही है, जनता सवाल उठाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, जनता सवाल पूछेगी, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, बीजेपी को जवाब देना होगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वो विपक्ष के नेताओं की बात क्यों नहीं मान रहे इस वक्त? क्या ये विपक्ष को समझाना नहीं पड़ेगा? प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अमृत काल की, 2047 की, भारत के 100वीं वर्षगांठ की, और विपक्ष कहां घुसा हुआ है? गाजियाबाद के कूड़े के ढेर में। अब इसमें फ्रॉइडियन आप कहेंगे आपको मिल रहा है संकेत, या आपको लग रहा है कि सचमुच इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है विपक्षी धाराओं में कि कहीं ना कहीं इनको 2024 की ही इतनी चिंता है कि उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे?
देखिए, जो कुछ सुभाष राय जी ने बोला उनके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई बोले दे रहा हूं, इसको शब्दशः नहीं लेंगे। उसमें कहा गया है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। मैंने कहा कि शब्दशः नहीं ले, इसका भाव यह है कि जिन लोगों के मन में पाप वृत्ति ही होती है वो सिर्फ तामसी चीजों पर ही वैसे भागते हैं, जैसे उल्लू अंधेरे की तरफ ही भागता है, उसको कभी उजाला नहीं दिखता। अब फॉरेन पॉलिसी पे आपको बता देता हूं, इस समय भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके लिए खुद रशिया कहता है कि इट इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इट इज अवर स्ट्रेटेजिकल एलाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, कोई एक देश बताइए जिसको अमेरिका और रूस दोनों समान रूप से इतना महत्व देते हो। यह बताइए, हम प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका भी दे रहा है, अदर देन नाटो वी आर द फर्स्ट कंट्री, और S-400 रशिया भी दे रहा है, और उसके बाद इनको समझ में नहीं आता। आज चाइना के साथ स्थिति यह है कि चाइना अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है। यह चाइनीज थिंक टैंक ने भी कहा है। आज मैं इनसे पूछूं तो इनको नहीं पता होगा कि 2 कंट्री के अलावा तीसरा बता दे जो चीन के साथ है, एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। बहुत कहते थे ना, शी जिनपिंग को झूला झुलाया। चीन का मैप देख लीजिए, इधर है पाकिस्तान, उधर है नॉर्थ कोरिया, वो झूला झूल रहा है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, तीसरा देश उसे नहीं मिल रहा है। तो वो फॉरेन पॉलिसी का विषय अलग छोड़ देते हैं। आज फॉरेन पॉलिसी पे जिस ढंग से भारत की जो स्थिति उभरी है, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 2 बार संयुक्त सत्र को अमेरिकी संसद का संबोधन किया और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन, 79 बार तालियां बजी, वो सब विषय छोड़िए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आज के विषय पे आइए। देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, 23 जून का दिन था, और 23 जून को ही पटना में ये इन लोगों का विपक्षी गठबंधन चल रहा था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, चाहे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए जी का इंजन भारत में बनाने का विषय हो, सेमीकंडक्टर्स का विषय हो, या प्रीडेटर ड्रोन का विषय हो, तो बड़ी डिफेंस डील्स कर रहे थे। और ठीक पटना में भी एक डिफेंस डील हो रही थी। वो क्या डिफेंस डील थी? कोयला घोटाले वाले आके बैठे हुए थे, 2G घोटाले वाले आके बैठे थे, शराब घोटाले वाले आके बैठे हुए थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी आके बैठी हुई थी, और सबकी अध्यक्षता कर रहे थे चारा घोटाले वाले वो महानुभाव जो 1997 में जेल जा चुके थे। और ये सब आके 2014 के बाद पर्ची फाड़ रहे थे कि साहब मोदी जी ने हमें तबाह कर दिया। 2008 में मुलायम सिंह जी फॉरेन पॉलिसी की बात कही तो याद दिलाना चाहता हूं सुभाष राय जी को, इनकी सरकार का जब समर्थन किया जुलाई 2008 में न्यूक्लियर डील पे, तो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले 2 महीने के अंदर पीछे हो गए थे 2008 में। अरे 14 के बाद मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, 14 के बाद मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत क्या हो गई इन दलों की, कि जब मुद्दे पे आप साथ नहीं रहते, केवल व्यक्तिगत अहम और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत परिवार को बचाने के लिए साथ होते, तो आपके कार्यकर्ता, विधायक और पार्टी का कैडर आपके साथ नहीं खड़ा होता है। वही स्थिति शिवसेना की हो रही, वही एनसीपी की हो रही है, और वही भय जदयू लेकिन सुधांशु जी, इस पर मेरा एक सवाल है आपको। नाविका जी, वो नहीं, इस पर मेरा एक सवाल है आपको। आप कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत दृढ़ रहते हैं, तो फिर अजीत पवार आपके साथ कैसे, मोहम्मद मुशर्रफ आपके साथ कैसे? यही तो शायद विपक्ष की इस वक्त विडंबना है। उनको दर्द हो रहा है कि घोटालेबाज अब आपके पास चले जाएंगे, वो सफेद हो जाएंगे, ये बेचारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। इसका क्या जवाब है? देखिए, विपक्ष भी आज एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति में है। मैंने ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी खुद आके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर अपने को और अपनी पूर्ववर्ती सरकार को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट दे। हमारी स्थिति यह है कि हमारा जिन जिन लोगों पे संदेह था, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, आज तक किसी का कोई केस विड्रॉ हुआ हो, किसी का क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो तो बताएं। जैसे मैंने इनको उदाहरण बता दिया, 2008 न्यूक्लियर डील से लेकर 2G घोटाले सबवर्ट करने से बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाते। हमें शक है, आरोप है, तो हम उसकी जांच होने के एंड तक हमने कभी जांच को अवरुद्ध नहीं किया। मगर ये लोग बड़े मजेदार हैं, ये कहते हैं जी वो भ्रष्टाचार हुआ था, जब सरकार भी कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और जैसे नेता छोड़ के जाता अपनी सरकार को भ्रष्ट सिद्ध करने लगते हैं। अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया था तो किसकी अध्यक्षता में सरकार थी भाई? सीएम कांग्रेस का था। अब आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल हमें पता है, देखो हम साबित कर रहे हैं हम कितने बड़े भ्रष्ट थे। ममता बनर्जी जी की पार्टी वाले, जिनका ऑफिशियल स्टैंड है कि नारदा शारदा जैसी कोई चीज ही नहीं थी, वो आज कहते नहीं हुआ था, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। देखो देखो देखो, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। मुझे लगता है कि एक विचित्र स्थिति में आ गए हैं। हमारा भ्रष्टाचार पे बहुत स्पष्ट है
किसी के साथ, मैं हेमंता विश्व शर्मा जी के ऊपर आरोप लगा था, एक भी कोई चार्ज नहीं था, चार्जशीट नहीं है आज तक या इनके जमाने, मगर वो भाजपा में आने के बाद भी सीबीआई के सामने कोलकाता में अपीयर हो चुके हैं। हम किसी के प्रति कोई भी जांच को प्रभावित नहीं करते हैं। मगर मैं तो यह पूछना चाहता हूं नाविका जी, फिर 2014 छोड़िए, ये जो सन 97 में जेल चले गए थे शुभांश राय जी की पार्टी के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में कोर्ट के द्वारा साबित हो गया कि यह भ्रष्टाचार किया था इन्होंने, उसमें तो मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे ना, भाजपा सत्ता में थी। भारत के इतिहास के एकमात्र प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध हुआ कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनावी धांधली के आरोप में हाई कोर्ट से सजा सुना दी गई, 6 साल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तब तो मान्यवर भाजपा भी नहीं थी भाई। कहां की बात आप कर रहे हैं? मेरे 2 प्रधानमंत्रियों की बात कही और 2 न्यायालय के निर्णयों की बात कही, आरोपों की बात नहीं कही।